आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, मिड टर्म का पेपर होने वाला है आपके 2025 में। उसके लिए लेके आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा पेपर आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो होती है ना, आपको इन चार ऑप्शन में से चुनना है। तो जो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि दीपक को भाषण देने से रोका जा रहा है। बताइए दीपक के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान में जिन अधिकारों के बारे में लिखा गया है ना, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो जब आपको कोई भाषण देने से रोकता है यानी वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को क्या कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष देश किसे कहते हैं। वह देश जहाँ पे सभी धर्म समान होते हैं। जैसे भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे सभी धर्म वाले क्या है, समान है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, कि डी सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन का आंसर। इसके बाद पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो कब पारित हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था, कानून था, वो 1909 में पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान कौन सा है। देखो उसमें बोला है प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। देखो प्राथमिक क्रिया में होता है जिसमें खेती-बाड़ी आती है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना, या जो था ना फल सब्जी उगाना। ठीक है, बगीचा हो गया, मधुमक्खी पालन, ये सब प्राथमिक क्रिया में आती है। इसके बाद होता है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया में हम क्या करते हैं, हम किसी कच्चे माल, जैसे मान लो कि गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी से हम कुर्सी बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय क्रिया में जो दूसरी क्रिया होती है, ठीक है, यहाँ पे पहली क्रिया में तो मैंने आपको बता दिया कृषि आता है। द्वितीय क्रिया में आपका क्या क्या आता है, आपका जिसमें आप सामान को बनाते हो, कच्चे माल का प्रयोग करके सामान को बनाते हो। आटे से आप ब्रेड बनाते हो, समझे यहाँ पे, या आप लोहे से कोई सामान, कोई कार बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका क्या हो गया, द्वितीय क्रिया। फिर इसके बाद आती है एक और क्रिया होती है, वो होती है आपकी तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया में क्या आती है, जिसमें सेवाएं आती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, इस सब किसमें आती है, तृतीय क्रिया में आती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया इनमें से सही कौन सा है। तो देखो उसमें बोला गया प्राथमिक क्रिया में मत्स्य पालन है, तो ऑब्वियस बात है प्राथमिक क्रिया में मत्स्य पालन मछली पालन आता है। ठीक है, लेकिन प्राथमिक क्रिया में बैंकिंग आता है, नहीं। बैंकिंग जो होता है वो तृतीय क्रिया में आती है। फिर प्राथमिक क्रिया में बीमा आता है, नहीं, बीमा भी तृतीय क्रिया में आती है, तो यह आंसर नहीं होगा। फिर पूछा गया है क्या प्राथमिक क्रिया में व्यापार आता है, नहीं, प्राथमिक क्रिया में व्यापार नहीं आता। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में सिर्फ कृषि से जुड़ी जो चीजें होती है वो आती है। इसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो चावल उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है। तो जो चीन है वो सबसे आगे है। इसके बाद पूछा गया है कि तंजानिया किस महाद्वीप का हिस्सा है। जो तंजानिया देश है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र दलों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। देखो जब मिट्टी जो होती है ना, उसको वो पानी के द्वारा या हवा के द्वारा उसका कटाव हो जाता है। ठीक है, वो जैसे पानी क्या करती है, देखना नदी के किनारे में ना पानी जो है वो मिट्टी को काट देती है, काटते वो अपने साथ भाग ले जाती है, इसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जैसे हवा भी होती है, मिट्टी को उड़ा ले जाती है। ठीक है, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो जहाँ पे ढलान वाली जगह होती है, जहाँ पे मिट्टी जो है पानी के साथ बह जाती है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम समोच्चरीय रेखाएं जुताई कर सकते हैं। मतलब हम जो खेती बाड़ी करेंगे वो कैसे करेंगे, हम लोग खेतों को हम कैसे बनाएंगे, हम सीढ़ी की तरह बनाएंगे, सीढ़ी नुमा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि असंगत की पहचान कीजिए। असंगत कौन सा है, देखो यहाँ पे असंगत की पहचान मतलब इनमें से कौन सा अलग है। देखो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसे संसाधन, ऊर्जा के संसाधन जिनको हम फिर से बना नहीं सकते, ये बहुत बड़े प्रोसेस के बाद ये बने हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय है। ठीक है, यहाँ पे ये अनलिमिटेड है। सौर ऊर्जा मतलब सूरज की रोशनी, ठीक है, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा, ये अनलिमिटेड है, असीमित है। ठीक है, तो ये अलग है। और बाकी अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला गया है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
इन चारों में से आपको आंसर इसमें फिल करना है। जैसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में कहाँ हुई थी? हुगली नदी के किनारे आरंभ हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में कहाँ पे, कौन सी नदी किनारे हुई थी? हुगली नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पे? हुगली नदी। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि सिराज उद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने? तो सिराज उद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब बने थे। फिर पूछा गया है चंपारण आंदोलन किस कृषि के विरुद्ध था? तो चंपारण जो आंदोलन था, चंपारण बिहार में एक जगह है, ठीक है, वहां पे आंदोलन हुआ था। तो वो आंदोलन किस कृषि के विरुद्ध में हुआ था? तो वो नील की खेती के विरोध में किया गया था, क्योंकि अंग्रेज जो है वो किसानों से जबरदस्ती नील उगवा रहे थे, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया? देखो पूछा ये गया है कि क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से शेर ए मैसूर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपसे अब प्रश्न उत्तर पूछेंगे। अब तो मैंने आपको एमसीक्यू पढ़ा दिया, अब पूछा गया है कौन से क्वेश्चन आंसर में क्या है? देखो आपको पूछा गया है श्री रंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले? श्री रंगपट्टनम की जो आखिरी लड़ाई हुई थी उसका रिजल्ट क्या निकला, आपसे पूछा गया। तो श्री रंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। जो मैसूर जगह है वहां पे ब्रिटिश लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा। और दक्षिण जो भारत है वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका कब्जा बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले? तो तीसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम निकल क्या है कि तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया था, मराठों की शक्ति समाप्त हो गई। मराठों की शक्ति क्या हो गई थी? समाप्त हो गई, मराठों की शक्ति खत्म हो गई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के अधिकांश क्षेत्रों पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मराठाओं की जो जगह थी उस पर अपना कब्जा कर लिया और भारत में अपना प्रभाव बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे कि न्यायपालिका के 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। न्यायपालिका के 2 काम कौन कौन से हैं? तो न्यायपालिका जो होती है ना, आपने देखा होगा ना, कोर्ट होता है जहाँ पे जज बैठते हैं उसे न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका के 2 काम क्या होते हैं? एक काम होता है कानून की व्याख्या करना, जो कानून बनाए गए हैं उसको समझाना, लोगों को उन कानूनों को समझाना कि कानून में क्या बोला गया है, ये काम होता है न्यायपालिका का। दूसरा, कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करना, जो कानून के नियमों को नहीं मानते, ठीक है, वो उनका उल्लंघन करते हैं, उनको दंड देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। इसके बाद भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान की 2 विशेषता क्या है? सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार देना। भारतीय संविधान की 2 विशेषता ये है, पहली, सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार देना, ठीक है। यहाँ पे सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। जो हमारा भारतीय संविधान है सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है। जो कानून अमीरों के लिए है वही कानून गरीबों के लिए, सबके लिए बराबर, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का क्या महत्व है। देखो, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो 18 या 18 वर्ष से अधिक के लोग हैं, ठीक है, वो किसी भी लिंग के हो, वो महिला हो या पुरुष हो, वो किसी भी जाति के हो, रंग के हो, किसी भी स्थान में रहते हो, सभी को वोट देने का अधिकार हो, यानी भारत के अंदर रहना चाहिए और उन सभी को वोट देने का अधिकार है, यानी सभी वैश्य नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ये हमारा सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है। इसका महत्व यह है कि ये सभी को अधिकार देता है वोट देने का। दूसरा, इससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ती है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से क्या होता है कि लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है, जिससे देश में लोग भी लोकतंत्र में क्या रहता है? भाग ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत पोषणीय विकास की व्याख्या करनी है। सतत पोषणीय विकास क्या है? देखो, सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता है। देखो, सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि आप संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हो कि आपकी जरूरत पूरी हो रही है और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ये संसाधन मिल पाएंगे। जैसे कोयला है, ठीक है, हम अपने कोयले को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी उनको भी ये मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मतलब ऐसा विकास करना कि अभी की जरूरत भी पूरी कर दे और आने वाली पीढ़ी की भी जरूरत भी पूरी कर दे, इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास।
आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कृषि के विकास के लिए कोई 2 उपाय बताने हैं। तो कृषि के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला कि हम खेती में नई मशीनों और तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इससे काम क्या होगा? काम आसान हो जाएगा और जल्दी होगा। ठीक है यहाँ पे। साथ में हम क्या कर सकते हैं कि फसलों को पानी देने के लिए सिंचाई की सुविधा कर सकते हैं। सिंचाई की सुविधा देखो, सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी देना। ठीक है, तो हम पहले खेतों में पानी जो है बारिश के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं? नहरें खुदवा सकते हैं, कुएं खुदवा सकते हैं। ठीक है, बोर लगवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो ड्रिप होती है ना, ड्रिप वाले जिसमें बूंद बूंद में क्या नाम है पेड़ पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता है, वो तरीके अपना सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं? हम खेती बाड़ी को का विकास कर सकते हैं और हम अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो खेती बाड़ी अच्छी होगी। फिर फसलों को कीड़े और बीमारी से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे किसान खेती बाड़ी अच्छी होगी और किसान कृषि का विकास होगा। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार कृषि की जाती है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। एक एक इंसान के बहुत बड़े बड़े खेत है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कई सौ एकड़ एकड़ खेत होते हैं। तो बहुत बड़ा खेत में कैसे करें? तो लिखा है कि खेती जो है बड़े खेतों में की जाती है। जो खेती बाड़ी होती है बहुत बड़े बड़े खेतों में होती है, जहाँ पे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई के बहुत अलग अलग क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। अच्छे बीजों का, उर्वरक का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। उर्वरक मतलब जो खाद होता है ना, उसका उपयोग करते हैं वहाँ पे। और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक यानी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसल की पैदावार क्या होती है? बढ़ती है और खेती भी प्रभावी होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है। ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतीबाड़ी का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद के कार्य क्या है? भारतीय संसद के काम क्या होते हैं? देखो, भारतीय संसद का काम होता है, देखो संसद के दो दो वो होते हैं, हिस्से होते हैं। एक तो होता है हमारे लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसमें हम किसको बुलाते हैं? और राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे संसद के ये 3 हिस्से हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय जो संसद होता है उनका काम क्या होता है? भारतीय संसद का काम होता है नए कानून बनाना, पुराने कानून में बदलाव करना। ठीक है, नए कानून बनाना और पुराने कानून में बदलाव करने का काम भारतीय संसद करती है। सरकार के खर्चे और आमदनी की योजना को मंजूर करना। जो भी योजना होती है ना, कि सरकार बोलती है कि देखो हम ये इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे, ये हमारी योजना है, तो इसको पास करने का काम भी कौन करता है? हमारा भारतीय संसद। सरकार के कामकाज पर नजर रखने का काम भी कौन करती है? हमारी भारतीय संसद। फिर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। संसद में देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, कोई भी हो मुद्दे, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, उस पर वहाँ पे चर्चा होती है। ठीक है, उस पर कंट्रोल रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा भारतीय संसद का काम। फिर आता है भारत में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं? उदाहरण बताने। देखो, भारत में जब भी कानून बनाया जाता है ना, कैसे बनते हैं? पहले सबसे पहले संसद में नया नियम या कानून के लिए विधेयक पेश किया जाता है। जब कानून बनाना होता है तो संसद में पहले क्या आता है? एक विधेयक आता है, विधेयक एक प्रस्ताव आता है। ठीक है, कि हमें ये सरकार एक प्रस्ताव लाती है कि हमें ये कानून बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी दी जाती है। मतलब लोकसभा से एक बार वो पास होता है वो विधेयक, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में वहाँ के जो लोग हैं, वो सदस्य जो है वो पास करेंगे। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो जो प्रस्ताव है वो जाएगा राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति जब उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारा सूचना का अधिकार कानून है, वो जो 2005 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है सूचना के अधिकार में? कि लोगों के पास अधिकार है कि वो सरकार की जानकारी ले सके, सरकार क्या काम कर रही है वो जानकारी ले सकती है। ठीक है, इसके बाद आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बता दूं। हमने अभी तक 11वां क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन बोलता है जल संरक्षण के कोई 5 उपाय बताओ, पानी को कैसे बचा सकते हो। देखो, वर्षा जल का हम क्या कर सकते हैं? पानी को बचाने का पहला तरीका है बारिश के पानी को बचाना, इकट्ठा करना। वर्षा जल संचयन मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करके हम पानी बचा सकते हैं। नदियों, तालाबों और कुओं की सफाई करके भी हम इसको कर सकते हैं। फिर खेती बाड़ी करते समय हम ड्रिप या स्प्रिंकल जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ों में ना पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है, इससे पानी बर्बाद नहीं होता। या तो स्प्रिंकल जो द्वारा उससे कर सकते हैं, इससे पानी की बचत हो सकती है। फिर हम पेड़ पौधे लगाकर जंगलों को सुरक्षित करके भी पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि जहाँ जंगल होगा ना वहाँ पर पानी वो क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है, समझा? क्योंकि पेड़ जो जड़ें होती है ना वो पानी को पकड़ के रखती है। फिर जल को हम बर्बाद नहीं करना चाहिए फालतू की, जैसे मान लो कि जब इस्तेमाल नहीं कर रहे तो नल को बंद कर दो, ऐसे करके हम कर सकते हैं। फिर जनहित याचिका क्या का उदाहरण बताना। जनहित याचिका होती क्या? देखो, जनहित याचिका जो होती है वो जनता की भलाई के लिए अदालत में लगाई जाती है।
ऐसी याचिका जैसे मान लो एग्जाम्पल में कोई प्रदूषण हो रहा है, आपके राज्य में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, और प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो फैक्ट्री है जहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो आप जनहित याचिका लगा सकते हो कि भैया देखो इन फैक्ट्रियों को बंद कर दो या तो इनको और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। इसके लिए आप कोर्ट में क्या करते हो? अपील करते हो, ठीक है यहाँ पे, ताकि कोर्ट जो है इस पे क्या करेगा, इस पे सुनवाई करेगा और इस पे सही क्या करना फैसला देगा कि उनको कहाँ पे स्थापित किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मतलब जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जो कोई भी व्यक्ति जो है किसी की तरफ से डाल सकता है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद इसका उद्देश्य होता है गरीब और कमजोर वर्ग की अधिकारों को रक्षा करना। जो जनहित याचिका होती है उसका काम होता है गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की अधिकारों की रक्षा करना। क्योंकि देखो बहुत लोग गरीब होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग अब जिनके पास पैसा नहीं होता कि वो अदालत में जा सके, तो उनकी तरफ से कोई व्यक्ति या कोई संस्था क्या कर सकती है? वो याचिका लगा सकती है, ठीक है। इसके बाद आपसे को क्या पूछा क्वेश्चन क्या हमारा देखा है, यहाँ पे लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती क्या है? देखो स्वतंत्र न्यायपालिका लोगों के अधिकार की रक्षा करती है। देखो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ संविधान का होगा और किसी का नहीं होगा। मतलब न्यायपालिका बिना किसी दबाव के काम करेगी, ठीक है। तो जब जब क्या नाम है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है यानी आज़ाद न्यायपालिका होती है, तब वो हमारे अधिकारों की, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। दूसरा, वो सरकार पर नियंत्रण रखती है और कोई भी गलत काम नहीं करने देती। सभी को कानून के सामने बराबर मानती है। कौन? न्यायपालिका। और जनता का भरोसा बना रहता है किसमें? और लोकतंत्र मजबूत होता है जब स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका पैराग्राफ होगा। आपका पैराग्राफ जो होता है वो यानी अनुच्छेद होता है जिसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पैराग्राफ दे रखा है, अब इसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो आपका इनका जो आंसर होगा ना आपको इसी के अंदर पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप कर सकते हो, मैं इसको आपको पीडीएफ दे दूंगा नीचे की तरफ, वहां से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। फिर जैसे यहाँ पे ये भी एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको इससे क्वेश्चन कुछ पूछे गए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इनके आंसर ये पैराग्राफ में से ढूंढ के कर सकते हो। जो मिलता जुलता होगा वो आंसर होगा। तो आपको 2 पैसेज देंगे तो आप वहां से इसका आंसर कर सकते हो। इसकी बात ना आपका पेपर में ना मानचित्र आएगा, क्या आएगा? मानचित्र, जो आपको भरना आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पूना, मद्रास, ये आपको भारत के नक्शे में आपको क्या करना, दिखाना है, ठीक है। तो ये कैसे करना, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जहाँ पे भारत का नक्शा जो होगा, सारे जो इंपॉर्टेंट नक्शे वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना इस पेपर से रिलेटेड, चाहे एसएसटी का पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी भी अदर पेपर से रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझसे क्या नाम है उसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।